हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। और ये जो हमारा दिसंबर 2022 की सीरीज़ चल रही है सीटेट की, इसमें आज हम इंग्लिश का पैराग्राफ करेंगे कि और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप बहुत कम टाइम में अपने पूरे पैसेज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 15 आउट ऑफ 15 भी मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पैसेज आते हैं वो सब आपके फेवर में हो या आपको उनके बारे में पता हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम होने से पहले आप पैसेज की भी उस तरीके से ही प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से आप सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। एक एक दो पैसेज डेली का लगाइए, तो इससे क्या होगा कि आपको पैसेज लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आप कितने टाइम में, और पैसेज जब आप लगा रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे ना, तो आप बहुत कम टाइम में भी सारे आंसर्स को अच्छे से ढूंढ पाएंगे पैसेज में। ये हो गई टिप नंबर 1। अब सेकंड चीज़ क्या आती है इसमें, जैसे कि किसी किसी में तो 1 पैराग्राफ हो गया, 1 पोएम हो गई, ऐसे आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही पैराग्राफ आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो पेपर है, इसमें 2 पैसेज आए हुए हैं। एक औरंगज़ेब से रिलेटेड है और दूसरा ये हाइडी से रिलेटेड है। तो पहले हम ये वाला पैसेज कर लेते हैं और उसके बाद हम वो भी कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि एक पैसेज ये हो गया और इससे ऊपर ये एक वाला पैसेज और है। 8 क्वेश्चन इसमें इस पैसेज में आए हुए हैं और 7 क्वेश्चंस इसमें दूसरे पैसेज में आए हुए। तो टोटल मिलाकर कितने नंबर्स हो गए आपके? 15 क्वेश्चंस हो गए 15 मार्क्स के। ठीक है, चलिए आज हम ये बहुत अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से आपके पास अगर बहुत कम टाइम है तो भी आप उसमें लास्ट 5 मिनट्स में, होता है ना कि हमारे पास लास्ट की 5 मिनट्स बची हैं लेकिन हमारा पूरा पैसेज बचा हुआ है, अब उसको किस तरीके से जल्दी जल्दी करें। तो ये वाली ट्रिक्स भी हम इसमें सीखेंगे। जैसे फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको पहले से, जैसे आप सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसेज की भी प्रिपरेशन करिए। हर दिन 2 पैसेज लगाइए और अपने टाइम को नोट करिए कि कितने टाइम लग रहा है आपको एक पैसेज से क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। हिंदी में भी करिए और इंग्लिश में भी करिए। एक पैसेज डेली का हिंदी का लगाइए, एक पैसेज डेली का इंग्लिश का लगाइए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज 1 है और जो पहले था वो पैसेज 2 था। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पैसेज पढ़िए, लेकिन लास्ट में इतना टाइम नहीं होता है तो आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए एक और टिप्स है यहाँ पर मैं देती हूँ कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब इज़ आ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी एज। औरंगजेब की जो पर्सनैलिटी है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही है? ठीक है, सबसे पहला तो आपको इसके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको पैराग्राफ में ढूंढने हैं कि वो वर्ड पैराग्राफ में कहाँ पर आ रहे हैं। औरंगजेब है तो औरंगजेब का जिक्र कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे तो ये औरंगाबाद है, यहाँ पर ये औरंगजेब है, मुगल एम्परर औरंगजेब। तो और उसी के बाद उससे रिलेटेड जो आपको आंसर मिलेगा वो वहीं पर मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ। नेक्स्ट टिप ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग की ही 4-5 लाइन्स में मिल जाएगा। आपको उस क्वेश्चन के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि औरंगजेब की जो पर्सनैलिटी है वो किसको रिफ्लेक्ट करती है। एक चीज़ और इसमें होती है कि कभी कभी तो आपने जैसे एक वर्ड देखा, उसका एज इट इज़ वर्ड आपको पैसेज में मिल जाता है और आप आंसर को इजीली फाइंड आउट करके लगा लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो उसका क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आंसर भी लैंग्वेज चेंज करके उसमें दिया हुआ होता है। तो वो आपको क्वेश्चन को समझ के फिर लगाना पड़ेगा, आप उसको डायरेक्टली इसमें नहीं ढूंढ सकते। अब जैसे ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है कि औरंगजेब की पर्सनैलिटी किसको रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में ढूंढेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको पैसेज को पढ़ के यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सिटी ऑफ औरंगाबाद वॉज नेम्ड आफ्टर द इनफेमस मुगल एम्परर औरंगजेब एंड नो विजिट टू द सिटी इज़ कम्प्लीट विदाउट अ विजिट टू हिज टॉम्ब। Devoid of any architecture extravagance, the tomb reflects the austerity that characterize Aurangzeb and his reason। अब उसमें डायरेक्ट तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। अब उसका एक और अच्छा ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नहीं है, जो रॉन्ग है, उनको क्रॉस कर दीजिए। जैसे कि
औरंगजेब की पर्सनैलिटी किसको रिफ्लेक्ट कर रही है? इट इज़ फिल्ड विद एग्जीक्यूटिंग स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इसकी पूरा पैराग्राफ में स्कल्पचर और पेंटिंग की तो कहीं पे भी बात नहीं हो रही है, तो ये अपने आप क्रॉस हो जाएगा। इट्स बैरन एंड रॉकी, उसकी पर्सनैलिटी कोई बंजर और पथरीली होगी ऐसे तो नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। इट इज़ फुल ऑफ मेमेंटोज फ्रॉम हिज लाइफ, या इट इज़ सिंपल एंड स्टार्क विदाउट एनी ऑर्नामेंट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मेमेंटोज की तो इसकी लाइफ की बात ही नहीं हो रही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इट इज़ सिंपल एंड स्टार्क विदाउट एनी ऑर्नामेंट। अगर आप सेम लाइन को पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सेम लाइन यहाँ पर पैराग्राफ में नहीं मिलेगी। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रिक है जिनसे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ में तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड आया उसको आपने पैराग्राफ में ढूंढ लिया और उसी के आसपास आपको आंसर मिल गया और आपने टिक कर लिया, लेकिन कभी कभी हर बार ऐसा नहीं होता है। ये जो सीटेट का लेवल है ये बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ेगा अगर आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। चलिए 2-3 ट्रिक आपको समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द दौलताबाद फोर्ट इज़ फेमस बिकॉज, दौलताबाद जो फोर्ट है वो किस लिए फेमस है? अब सबसे पहले तो पैराग्राफ में ये ढूंढते हैं कि दौलताबाद कहाँ पर आया हुआ है। चलिए फर्स्ट में हमारा आंसर 1 का हो गया था, अब सेकंड आंसर का इसमें सेकंड पैराग्राफ में देख लेते हैं। ये रहा, ये है दौलताबाद। फोर्ट इज़ लोकेटेड 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद इन दौलताबाद, ऑल्सो नोन एज दियोगिरी। Muhammad bin Tughlaq has shifted his capital here, which was later located to Delhi. The fort is bare and reflects the barrenness of the land around it. The importance of the fort lays in its extraordinary strength. ये जो fort है ये किसके लिए famous है? Extraordinary strength के लिए है। The ingenious way it was built to fight off enemies and the mechanism used to defend it. History testifies that this fort was never captured in battle. मतलब इस फोर्ट को कभी भी युद्ध में नहीं जीता गया। Such was its brilliance. The view from the top of the fort offers tourists a sweeping view of the surrounding land, rough, barren and rocky. At the summit there is also a specimen of a massive metal cannon, one of the few remaining metal cannons of its type. चलिए ये इतना बड़ा है, इसी के अंदर इसका आंसर है। अब आंसर्स देखते हैं। दौलताबाद के बारे में पता चल गया, किसके लिए वो फेमस है? ऑफ इट्स मैसिव कैनन नहीं। इट वॉज नेवर कैप्चर्ड इन बैटल, ये होगा क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ है, और जो फेमस वो है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है। ब्यूटीफुल सीनरी के लिए भी नहीं है। इस क्लोज टू औरंगाबाद एंड अजंता एंड एलोरा केव्स, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इनका तो जिक्र ही नहीं किया गया है। हाँ, आप इन तीनों क्वेश्चन में ऑप्शंस में फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इन तीनों में सबसे जो बेस्ट है वो यही है कि इट वॉज नेवर कैप्चर्ड इन बैटल। समझ में आ गया आपको कि पैसेज में से किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। अभी तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता है तो फिर यही अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने आंसर्स को करेक्ट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्किटेक्चर ऑफ द बीबी का मकबरा हैज़ बीन बेस्ड ऑन। अब आपको ये क्या वर्ड दिख रहा है? बीबी का मकबरा। अब आपको ये ढूंढना है कि बीबी का मकबरा कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक तो हमने फोर्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ है। ये देखिए पैराग्राफ 5 में दिया हुआ है, आफ्टर लंच। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पैराग्राफ 5 में बीबी का मकबरा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब इसका जो आंसर होगा वो इसी से इसमें ही मिलेगा आपको। जैसे कि आफ्टर लंच वी प्रोसीड टू बीबी का मकबरा built by Mughal Prince Azam Shah in loving memory of his mother Begum Rabia Durrani, wife of Aurangzeb. His monument was intended to be the replica of the Taj Mahal. अब यहाँ पर क्या पूछा है? बीबी द आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर उसका है बना हुआ है बीबी का मकबरा, वो किसके ऊपर बेस्ड है? दौलताबाद फोर्ट के ऊपर नहीं है, औरंगजेब टॉम के ऊपर नहीं है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ औरंगाबाद नहीं है, द ताज महल। यहाँ पर भी आया है ना द ताज महल, तो किसके ऊपर बेस्ड है? ताजमहल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते द मॉन्यूमेंट बट अ पुअर रेप्लिका ऑफ ताजमहल। अगर आपको यहाँ पर ऊपर नहीं आया तो ये पुअर रेप्लिका है ताजमहल का। चलिए आंसर अच्छे से लग रहे हैं ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंस आजम शाह वॉज द सन ऑफ। अभी ये हमने कहाँ देखा था? बिल्ड बाय मुगल प्रिंस आजम शाह इन लविंग मेमोरी ऑफ हिज मदर, जो कि वाइफ है
औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब की वाइफ हुई तो आज़म खां तो फादर हुए ना उनके, तो ये कौन हो गया, औरंगज़ेब के सन। किसके हैं ये, औरंगज़ेब के सन है, क्योंकि यहाँ पर अकबर की बात नहीं हो रही है, शाहजहाँ की बात नहीं हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात नहीं हो रही है, औरंगज़ेब की हो रही है, तो ये औरंगज़ेब के ही सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर एडवोकेट्स अ विजिट टू द बीबी का मकबरा टू study its execution craftsmanship, study its close remembrance of the Taj Mahal, study the change in Mughal architecture towards the end of its reign, study the western influence on its architecture। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। द राइटर एडवोकेट अ विजिट टू बीबी का मकबरा में एक राइटर एडवोकेट विजिट करने के लिए जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बीबी का मकबरा देख लेते हैं, ये जो आंसर होगा वो इसमें होगा। Unfortunately, the monument is a poor replica of the Taj Mahal, lacking the architecture brilliance and dazzling beauty of the unparalleled Taj. The mesmerizing craftsmanship that marked the architecture monuments of Akbar and Shah Jahan was pitifully lost in the later years of Mughal reign। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनका मुग़ल रीजन है वो ख़त्म होने की उसमें है, मतलब एंड हो रहा है मुग़ल रीजन का, तो वो उसी की ही विजिट करने के लिए वो एडवोकेट वहाँ पर गए हैं। बीबी का मकबरा इज़ एन इक्विवेलेंट एग्जाम्पल, जो ये बीबी का मकबरा है इसका एग्जाम्पल है। नेवरदलेस द मॉन्यूमेंट इज़ वर्थ अ विजिट इफ़ ओनली टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन इन मुग़ल आर्किटेक्चर। मतलब जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसके लिए बीबी का मकबरा एक आप देख सकते हैं, एक विज़िट उसमें आप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, द स्टडी द चेंज इन मुग़ल आर्किटेक्चर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीजन, क्योंकि उनका जो इस टाइम पे क्या हो रहा था, एंडिंग पीरियड चल रहा था, तो उसका जो ये है लास्ट में बीबी का मकबरा ही था, जिसको आप एक बार विजिट कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा उसका मीनिंग निकाल के सॉल्व करने हैं कि वो क्या पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनफेमस। इनफेमस मीन्स का जो अपोजिट है वो क्या होगा, नोटोरियस, रिपुटेबल, डिबियस एंड इविल। इसका क्या आंसर होगा, इसमें आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। एक ट्रिक तो ये है कि इस वर्ड को आप इसमें पैराग्राफ में ढूंढ लें और उस लाइन के अकॉर्डिंग उसका हिंदी में मीनिंग निकाल के और फिर उसका लगा लें, लेकिन एक तो ये हो गई ट्रिक। दूसरा क्या हो गया कि अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो फिर आप इसका डायरेक्ट ही, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका मतलब निकाल के उसका अपोजिट लगा सकते हैं। रिपुटेबल इसका अपोजिट होता है इनफेमस का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड बैरन। बैरन क्या होता है, बंजर होता है। बंजर कौन सी होती है, फर्टाइल तो बंजर नहीं होती, लश, ड्राई, इनफर्टाइल। जो इनफर्टाइल होती है वो बैरन का क्लोजेस्ट मीनिंग है, क्योंकि बैरन मीन्स भी बंजर होता है और जो ज़मीन फर्टाइल नहीं होती है वो भी बंजर ही होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर इज़ रिफ्रेशिंग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन। अब यहाँ पर हमने देखा है एक्सपीरियंस ऑफ ये अर्ली फेब्रुअरी वॉज द सन बीटिंग डाउन थ्रू द अरिड एटमोसफेयर, अ ड्रिंक ऑफ नारियल पानी एंड टेंडर कोकोनट वॉज इज़ रिफ्रेशिंग एंड अ मस्ट। एक चीज़ और है कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन करने चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन जैसे यहीं पर पूछ लिया एक क्वेश्चन, अ ड्रिंक ऑफ नारियल पानी एंड टेंडर कोकोनट वाटर इज़ रिफ्रेशिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, तो आप पहचान कर लिख सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा लगाऊँ मैं, समझ रहे हैं ना आप। तो थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर की नॉलेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि लेवल अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है इसका, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो पैराग्राफ था इसमें 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाला ख़त्म होता है हमारा पैराग्राफ। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब एक पैराग्राफ में 8 क्वेश्चंस हैं, एक पैराग्राफ में 7 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से टोटल ये 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए ये वाला पैराग्राफ और देख लेते हैं। Heidi began to examine all the nooks and corners to find out where it would be
pleasantness to sleep. In the corner near her grandfather's bed, she saw a short ladder against the wall. Up she climbed and found herself in the hay loft. There lay a large heap of fresh, sweet-smelling hay, while through a round window in the wall she could see right down the valley. चलिए इसका आप क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. हाइडी डिसाइडेड टू स्लीप इन द हे लॉफ्ट बिकॉज वो ऊपर ग्रैंडफादर के बराबर से जो उसकी सीढ़ी जा रही थी उसे जाकर वो ऊपर ले जाती है. क्यों ले जाती है. इट हैड अ लैडर टू गो अप, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी थी. इट हैड अ हीप ऑफ स्वीट स्मेलिंग हे, या इट हैड अ राउंड विंडो. इट हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ वैली. वो इसलिए जाकर ऊपर लेटी क्योंकि वहाँ का जो वैली का व्यू था वो बहुत ही सुंदर था. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, राइट डाउन द वैली. आई शैल स्लीप अप हेयर ग्रैंडफादर शी कॉल डाउन हिम. इट्स लवली अप हेयर, कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़. तो वो किसको बता रही है, जो व्यू वो देख रही है वो उसको बता रही है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द ग्रैंडफादर रम्ड इनसाइड हिज कबर्ड मीन्स ही लुक्ड फॉर समथिंग. वो क्या कर रहे हैं, अपनी कबर्ड में से कुछ देख रहे हैं. सबसे पहले तो आपको ये वर्ड देखना है और इस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये कहाँ पर वर्ड है देख लेते हैं. आई एम गेटिंग बेड नाउ, बिजी एट हॉल, बट शेल ब्रिंग मी शीट कवर्ड विदाउट अ शीट यू वांटेड. फादर प्रेजेंटली अ कबर्ड एंड आफ्टर rummaging about inside for a few minutes he drew out a long coarse piece of stuff which was all he had to do duty for a sheet. चलिए ये क्या है, इसका आपको मीनिंग बताना है. इस वर्ड का इनसाइड मीन्स टू ही लुक फॉर समथिंग. वो किसके लिए देख, किसी चीज़ को वो ढूंढ रहे थे उनके ग्रैंडफादर. तो किस तरीके से ढूंढ रहे थे, इसमें जो इसका आंसर आएगा वो आएगा इन एन अनटाइडी मैनर. मतलब अनटाइडी मैनर जो होता है ना, कि इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है वही अनटाइडी है. और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना वो इस वर्ड का मीनिंग पूछा गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोर्स एज यूज्ड इन हिज टेक्स्ट टू. जो कोर्स का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है. जैसे कि यहाँ पर आपने ये वर्ड देख लिया, कोर्स पीस ऑफ स्टफ विच वॉज ऑल ही हैड टू डू ड्यूटी फॉर अ शीट. तो इसका जो मीनिंग होता है वो अपोजिट वर्ड जो होता है वो इसका अपोजिट वर्ड होता है सॉफ्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज़ कैपिटल. इज़ यहाँ पर ये वर्ड है, सिंपली आपको दिख रहा होगा दैट इज़ कैपिटल. सेड हर ग्रैंडफादर. इसमें क्या पूछा होता है, पूछा है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट या एन एक्सप्रेशन ऑफ अनॉयनेस. तो ये कौन सा एक्सप्रेशन देकर इन्होंने ये पूछा है. ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का. इसमें देखते हैं कि क्या आएगा. इट डिलाइट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट. इसके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे. सरप्राइज तो वो दे नहीं रहे हैं यहाँ पर, डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, अनॉयनेस का भी नहीं है. तो ये क्या है, ये डिलाइट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द फैक्ट दैट ग्रैंडफादर पुट अनदर बंडल ऑफ हे टू मेक हाइडीज बेड थिकर शो. तो इसमें क्या आएगा, हिज लविंग कंसर्न फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, हिज डोमिनेटिंग नेचर, हिज सेल्फलेसनेस, हिज पेशेंस टूवर्ड्स हिज ग्रैंड डॉटर. अगर हम इसे आंसर्स के थ्रू देखें ना, तो ग्रैंडफादर है तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए वो उनका लविंग कंसर्न ही होगा, लेकिन उनका डोमिनेटिंग नेचर तो नहीं होगा, सेल्फलेसनेस भी नहीं है, उनका पेशेंस भी, यहाँ पर पेशेंस की कोई बात नहीं हो रही है. तो जो उसका आंसर हो जाएगा उनका लविंग कंसर्न हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या पूछा है, फ्रॉम द वे Heidi prepared her little bed shows her resourcefulness, her diligence, her care for her grandfather. Yeah, next is her joyful nature. From the Heidi's prepared her little bed. जो वो अपना little bed जो कर रही है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, together spread the sheet over the bed where it was too long and too warm. ये जो आपको वर्ड मिलेगा ये इसी में ही मिलेगा. प्रिपेयर्ड हर लिटिल बेड शोज़. यहाँ पर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ. फ्रॉम द वे, इस क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है आई थिंक. 1 मिनट. हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार.
हर रिसोर्सफुलनेस फ्रॉम द वे हाइडी प्रिपेयर्ड हर लिटिल बेड शोज हर रिसोर्सफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये पैराग्राफ का। द टू टुगेदर नाउ स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। यहाँ पर आप इसमें फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये यहीं पर होगा, ओवर द बेड। ये रहा, द टू टुगेदर नाउ स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। यहाँ पर जो ये वर्ड है ओवर, ये क्या है? अंडरलाइन इज एन एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है या नाउन है? ये क्या है? एक प्रपोजिशन है। आपको प्रपोजिशन के बारे में पता होगा तो आप ये बहुत इजीली इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए, ये हमारे जो 15 क्वेश्चंस हैं ये हमारे फिनिश होते हैं पैराग्राफ के, और जो बाकी के 15 क्वेश्चन है पेडागोजी के वो अभी रह रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर अप कर लेंगे। तो होप सो आपको ट्रिक समझ में आई होंगी कि हम पैराग्राफ्स में कम समय में किस तरीके से करेक्ट आंसर लगा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम है तो। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद ही आंसर्स को लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके अपना आंसर बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं, आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।